अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे, दैट इज़ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो हमने प्रीवियसली ज़ीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ को देखा था। इस लॉ की बहुत अहमियत है और इसमें हम एक साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम स्टडी करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को काफ़ी तर्ज से डिफ़ाइन किया गया है और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल सोर्स के बगैर ही आपके पास खुद ब खुद वर्क करता है। तमाम नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और कुछ ऐसी आपके पास टर्म्स हैं जिनसे हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब उसमें आपके पास क्या आ जाता है, लाइक जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो सबके सब थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्स नहीं होगे, आपके पास इरिवर्सिबल है। एक तो इस टर्म में सेकेंड लॉ को डिफाइन किया गया है। सेकेंड, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव अ कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क विदाउट लिविंग सम इफेक्ट्स एल्सवेयर। ये मुमकिन ही नहीं है कि आपके पास सारी का सारी हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाए और किसी किस्म का कोई चेंज जो है अपेयर ना हो। तीसरा वे है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच इज़ फंक्शनिंग इन साइकिल which can convert heat completely into equivalent amount of work without producing changes elsewhere। ये भी मुमकिन नहीं है कि आप एक ऐसी मशीन को कंस्ट्रक्ट करें किसी भी साइकिल में जो कम्प्लीटली आपको इक्वलेंट अमाउंट ऑफ जो है वर्क करके दे। ऐसा मुमकिन नहीं है और किसी बगैर किसी चेंज के ये पॉसिबल हो। फोर्थ फैक्टर है कि हीट कैनॉट पास फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी विदाउट द यूज़ ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, यानी आप एक्सटर्नल सोर्स के बगैर हॉटर बॉडी, कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये आपके पास डिफरेंट वेज थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने के। अब हम आते हैं प्रोसेस की तरफ के कौन कौन से प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हैं। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो सब के सब स्पॉन्टेनियस हैं और ये किसी न किसी एक्सटर्नल जो एनर्जी है या एक्सटर्नल सोर्स के बगैर ही हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं जो हम अभी देखेंगे, जैसे कि हीट का फ्लो हॉट रेजरवायर से कोल्ड रेजरवायर में जाना। ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन रिवर्स प्रोसेस कब मुमकिन है, जब आप एनर्जी सप्लाई करें फ्रॉम आउटसाइड। सेकेंड है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। नॉर्मली इसका बिहेवियर हायर से लोअर की तरफ होता है, लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करना चाहते हैं तो हमें एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। तीसरा तरीका जो एक हम नेचुरल फिनोमेना देखते हैं कि पानी जो हायर लेवल से हमेशा लोअर लेवल की तरफ आता है, तो इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए हमें किसी न किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप मोटर्स को देखते हैं जो पंप करके पानी हमें लोअर से हायर मुहैया करता है। फोर्थ, हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू द हॉटर एंड ऑफ द मेटल बार। तो ये भी आपके पास मेटल की बार हो और उसमें कोल्डर से हॉटर एंड पर जाना हो हीट का, तो ये मुमकिन नहीं है। ये पॉसिबल है कि हॉटर से कोल्डर की तरफ जाता है। फिफ्थ, अ गैस एक्सपैंड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये नेचर है कि आपके पास हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस ने एक्सपैंड करना है अनटिल एंड अनलेस जब आप उसको ऐसी कंडीशन ना दें कि वो आपके पास लो से हाई की तरफ आए। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस डेफिनेट और मेजरेबल रेट्स जो है डिफ़ाइन करते हैं, उनके साथ प्रोसीड करते हैं और ये एक ऐसी डायरेक्शन में जाते हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन करती है, यानी प्रोसेस उस वक्त तक कैरी आउट रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। लेकिन इन प्रोसेसेस की अगर नेचर देखी जाए तो ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं और ख़ुद ब खुद रिवर्स नहीं हो सकते जब तक आप कोई सोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल जो है एप्लीकेशन अप्लाई ना करें। एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, द फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ मशीन that it can transform into work is called efficiency of machine। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी क्या है कि वो कितनी हद तक हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसे वर्क में ट्रांसफॉर्म करता है, तो इस चीज़ का नाम एफिशिएंसी है। सपोज़ हमारे पास Q अमाउंट ऑफ हीट है जो एब्जॉर्ब हो रही है और W वर्क डन है। सो एफिशिएंसी को आप ये इस एप्सिलॉन नॉट के साइन से शो करेंगे, यानी एप्सिलॉन, और उसको हम अगर विद रिस्पेक्ट टू इंजन लिखते हैं तो एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू W ओवर Q। दैट मशीन विच इज़ यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, उसे हम हीट इंजन कहते हैं, जो हमारे हीट को वर्क में कन्वर्ट करके दे, ट्रांसफॉर्म करके दे। फॉर डूइंग दिस द इंजन एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द हार्ट रेजरवायर
एट हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पर जो हॉट रिजर्वायर है वहाँ से इंजन हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और इस हीट रिजर्वायर को जो हमें प्रोवाइड कर रहा है उसे हम सोर्स कहते हैं। अब उस हीट का जो आपके इंजन ने एब्जॉर्ब की है कुछ हिस्सा वर्क में इस्तेमाल होगा, और बाकी जो हिस्सा है अदर पार्ट रिटर्न्स बैक टू द हीट रिजर्वायर, जो वापस चला जाता है लो टेम्परेचर पर होकर, उसे हम सिंक कहते हैं। यानी हाई टेम्परेचर वाला आपके पास सोर्स जो है वो सोर्स कहलाएगा, और लो टेम्परेचर वाला सिंक कहलाएगा। जो वर्क करने के बाद जो हीट बच जाती है और रिवर्स बैक हो जाती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंक। इन तमाम कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम एक साइकिल स्टडी करेंगे, दैट इज़ कार्नोट साइकिल। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें साइक्लिक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? A system is said to have a completed in a form of cycle when it returns to its original shape after completing a series of changes. साइक्लिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपके पास घूम फिर कर आपके पास सीरीज़ ऑफ चेंजेस से होते हुए एक प्रोसेस दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है, ओरिजिनल स्टेज में आ जाता है, उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। when the series of changes in a cyclic process are carried out reversibly, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें साइक्लिक काम तो हो रहा है और वो रिवर्सिबल चेंज है, तो आपके पास रिवर्सिबली हो रहा है, यानी वापस आपके पास अगेन इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो उसे हम रिवर्सिबल साइकिल कहेंगे। और जब आपके पास वही प्रोसेस रिवर्सिबली कैरी आउट हो रहा होता है तो मैक्सिमम अमाउंट हमारी हीट की वर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये कुछ एजेंडा है हमारे पास। अभी इस वक्त आपको 4 डायग्राम्स नज़र आ रही हैं जिनको वन बाय वन इनके डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ हम देखेंगे। Carnot cycle is employed to demonstrate the maximum conversion of heat into work, कि इसको बेसिकली इस साइकिल का मकसद क्या है, इसको क्यों अप्लाई किया जा रहा है, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकें। एक कंप्लीट कार्नट साइकिल के अंदर 4 सक्सेसिव एक के बाद दीगरे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, और इसको कहा जा सकता है कि आपके पास ये चारों के चारों जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेट आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये 4 स्ट्रोक्स हैं। और इसको समझने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास आइडियल गैस का एक ही मोल है जो आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन करेगा। तो डिफरेंट प्रोसेसेस से होता हुआ ये हमें एक नया पैटर्न देगा। तो ये जो चारों के चारों प्रोसेसेस हो रहे हैं उसकी एक आप डायग्राम देख सकते हैं जिसे हम ग्राफिकल पिक्चर कहेंगे। और इस ग्राफिकल पिक्चर में ए से काम शुरू हुआ, बी पर पहुंचा, फिर बी से सी पे पहुंचा, फिर सी से सीरीज ऑफ चेंजेस के बाद डी पर पहुंचा, और डी अगेन ए पर पहुंच रहा है। तो पहले हम इन ऑपरेशंस को पढ़ते हैं, देन हम इस पर आएंगे और इस डायग्राम को साथ साथ देखेंगे। सो पहला है जी हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसो मीन सेम, यानी थर्म हीट, यानी टेम्परेचर को आप सेम रख रहे हैं ऑलमोस्ट। सो एक सिलेंडर है जिसमें 1 मोल आइडियल गैस की है, और उसका वॉल्यूम है V1, जो आप इसका डायग्राम में भी देख सकते हैं। और इट हैज़ अ हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2। टेम्परेचर T2 वो सोर्स है जो हीट रिजर्वायर है जहाँ से हीट इस सिस्टम को अप्लाई हो रही है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को, जिसका वॉल्यूम आप इस वक्त देख सकते हैं V1 है। इट एब्जॉर्ब्स द हीट Q फ्रॉम द सोर्स। अब सोर्स से हासिल होने वाली हीट ये गैस एब्जॉर्ब करेगी और रिजल्ट में क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएगी। यानी पहले आपका पिस्टन यहाँ पर मौजूद था और ये वॉल्यूम V1 था गैस का, लेकिन जैसे ही उसने सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये एक्सपैंड कर गई, और एक्सपैंड करने पर आइसोथर्मली रिवर्सिबली इसका वॉल्यूम बन गया। नाउ द पिस्टन गोज़ टू दैट पोजीशन जहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं जो कि अब बढ़ चुका है, और V2 वॉल्यूम हम इसे कहेंगे। तो जितना यहाँ पे वर्क डन हुआ है इस कंडीशन के अंदर उसे हम W1 का नाम देंगे। सो अगर आप इसे मैथमेटिकली लिखें तो ये बनता है W1 इज इक्वल टू RT2 नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1। जब गैस आइडियल है और वर्क डन हमारे पास इक्वल हो जाता है जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की है, तो हम कह सकते हैं कि W1 Q2 के इक्वल है, जो हमारा हीट सोर्स था, दैट इज़ इक्वल टू RT2 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। अब सेकंड क्या होगा, अब एक्सपेंशन तो हो चुकी है, अब आएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मरहला, जो कि आपको सेकंड डायग्राम में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि सिलेंडर को हम रिमूव कर देते हैं सोर्स से। अब सोर्स हटा दिया गया और उसे एक इंसुलेशन में, इंसुलेटिंग मटेरियल में प्लेस कर दिया गया, और अब गैस को हम एक्सपैंड होने के लिए छोड़ रहे हैं। अब गैस क्या करेगी, एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी एंड रिवर्सिबली, और वर्क जितना लगेगा एक्सपेंशन में वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंसुलेशन हो चुकी है, तो नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। किसी किस्म की हीट ना तो आएगी ना ही जाएगी। सो टेम्परेचर आपके पास जब वर्क होगा तो टेम्परेचर फॉल कर जाएगा।
लेट द टेम्परेचर गोज टू दी T1। आपके पास टेम्परेचर अब चला गया कम होने पर T1 में, तो जो हमारे पास टेम्परेचर होगा सिंक का, और वॉल्यूम उस वक्त जो हमारी कंडीशन के साथ वॉल्यूम है वो V3 है। तो आपने देखा कि आपके पास किस तरह से टेम्परेचर डाउन हुआ, जिसको हम T1 से डिनोट कर रहे हैं, और वो सिंक का टेम्परेचर है जो आफ्टर द एक्सपेंशन वर्कआउट के बाद निकल आता है। सो पाथ ऑफ द चेंज इज़ शोन बाय एडियाबेटिक कर्व। ये जो चेंज आपने अभी देखा ये आपको BC कर्व में देखने को मिलेगा। AB कर्व में तो हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन देखा था, BC और P1 V1 चेंजेस थे हमारे, और BC कर्व में आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है विद डिफरेंट चेंजेस P2 V2 एंड P3 V3 इन रिस्पेक्टिव वॉल्यूम। तो वर्क डन आपने निकालना है, तो W2 इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। दिस इज एक्सप्रेशन 2। ये आपने टर्म्स पीछे डिराइव की हैं, ये वही टर्म्स हैं। वर्क यहाँ पर बाय ओल्ड कन्वेंशन पॉजिटिव लिया जाएगा, और CV जो है वो हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ये हमारा सेकंड पैटर्न हो गया। थर्ड पैटर्न है जी आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आपके पास थर्ड में क्या होगा, ये थर्ड डायग्राम आप देख सकते हैं। आपने सिलेंडर को रिमूव कर दिया इंसुलेटिंग मटेरियल से, और इसे फिर दोबारा से कांटेक्ट करवा दिया इसका सिंक के साथ। अब सिंक के साथ कांटेक्ट करवाने पर सिंक जो है वो हीट रिजर्वायर है जो लो टेम्परेचर पर मौजूद है। तो गैस अब कंप्रेस करेगी आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, एंड द वॉल्यूम डिक्रीज फ्रॉम V3 टू V4। तो ये लो टेम्परेचर वाला है। अब आपके पास यहाँ कंप्रेशन होना है, तो वॉल्यूम V3 से कंप्रेस होकर V4 पर आ जाएगा। और ये पाथ ऑफ चेंज जो है रिप्रेजेंट किया जाता है CD की कर्व से, जिसमें P3 V3 आप देख रहे हैं, और यहाँ जो वर्क डन होगा वो हमारा W3 कहलाएगा। नाउ वॉल्यूम आपके पास कम हो रहा है, और ये नेगेटिव है -W3 क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। तो -W3 है, और आपके पास एक्सपेंशन में आपके पास ये बढ़ेगा, और कंप्रेशन में ये माइनस के साइन के साथ शो किया जाएगा। तो वही एक्सप्रेशन जो आपने ऊपर देखा, अब आप उसमें वर्क को -W3 ले रहे हैं, और दैट इज इक्वल टू RT1 नेचुरल लॉग ऑफ V4 ओवर V3। तो ये आपके पास इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास हीट आपके पास क्यू हीट जो है दैट इज़ इक्वल टू दी W3 which is returned to the sink at high temperature। सो आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर जो Q माइनस Q1 बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू Q इज इक्वल टू माइनस W3 RT नेचुरल लॉग V4 ओवर V3। ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट में एडियाबैटिक एक्सपेंशन सो कंप्रेशन के साथ। तो इक्वेशन नंबर 4 में आपने देखा 3 में हमारे पास इसी तरह वर्क भी आ गया, हीट भी आ गई जो माइनस साइन के साथ है, -Q1 इज इक्वल टू -W3 RT1 नेचुरल लॉग V4 ओवर V3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। सो लास्ट पॉइंट है जी एडियाबैटिक कंप्रेशन, जो आप इस वक्त D से A में फाइनल ओरिजिनल स्टेट में जाते हुए से देखेंगे। और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आप सिलेंडर को अगेन इंसुलेशन मटेरियल में रख दिया गया है, और गैस को कंप्रेस होने के लिए एडियाबेटिकली और रिवर्सिबली छोड़ दिया गया है। तो अब टेम्परेचर गैस का राइज करेगा T1 से T2। सो पाथ जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो है DA, और ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन A पर आ जाता है, और ये वर्क हमारा वर्क डन 4 होगा, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि अगेन इधर कंप्रेशन हो रहा है। सो -W4, इसी एक्सप्रेशन को आप इसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, -W4 हो जाएगा वर्क डन क्योंकि 4 है। फोर्थ स्टेप है हमारा, दैट इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1, और दैट इज इक्वेशन नंबर 4। सो अब आपने इतने सारे वर्क देखे, तो आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट एक्सपेंशन और कंप्रेशन के थ्रू आपका वही साइकिल ओरिजिनल स्टेट से होकर गुजरता है। सो दिस इज़ कार्नट साइकिल। अब तमाम को वर्क फ्रॉम जो है ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए, रिवर्सिबल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए तमाम वर्क को ऐड करेंगे। W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। सो तमाम वैल्यू जब हम यहाँ इंसर्ट करते हैं, W3 और W4 नेगेटिव रहेंगी, तो उनके साथ साइन माइनस का आ जाएगा। तो सब्सिट्यूट करें वैल्यूज़ को, तो W इज इक्वल टू RT2 नेचुरल लॉग V2 और V1। W1 हमने पीछे निकाला, चारों स्टेप्स में जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी वो 1 बाय 1 हम यहाँ पुट करेंगे। तो W2 बनेगा CV T2 माइनस T1, और W3 बनेगा RT1 नेचुरल लॉग V4 और V3। माइनस था तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे -W4 था, ये आपके पास माइनस CV T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, तो ये फैक्टर CV T2 माइनस T1 और CV T2 माइनस T1 पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाता है। तो एक एक्सप्रेशन हमारा बनेगा W इज इक्वल टू RT2 नेचुरल लॉग V2 और V1 प्लस RT1 नेचुरल लॉग V4 ओवर V3, और ये इक्वेशन नंबर 5 बनेगी।
तो जो V1 और V4 हैं ये आपके पास एडियाबेटिक कर्व पर एक ही तरफ लाई करें, अगर आप एक्चुअली देखें, और इसी तरह V2 और V3 भी एक ही कर्व पर अप्लाई करें। इसको हम देखते हैं बैक पेज पर, जहाँ पर आपने ये ग्राफिकली देखा कि V1 और V4 एक ही एडियाबेटिक कर्व पर आ रहे हैं, और इसी तरह V2 और V3 भी एक ही एडियाबेटिक कर्व पर आ रहे हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर जो है डिस्कस हो रहा है। सो जब आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं तो आपने पीछे ये ड्राइव किया था, तो ये बनेगा V4 ओवर V1 gamma माइनस वन इज इक्वल टू T2 ओवर T1, और V3 ओवर V2 T2 ओवर T1 पर डिपेंड करेगा। तो दोनों को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो ये वाली साइड तो इनकी बराबर है, तो V4 ओवर V1 gamma माइनस वन दैट इज इक्वल टू V3 ओवर V2 gamma माइनस वन। प्रोसेसेस क्योंकि दोनों साइड्स पर सेम है तो आपके पास ये एलिमिनेट हो जाएगा, इट बिकम्स फ्री नाउ। V4 ओवर V1 इज इक्वल टू V3 ओवर V2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। अब इसे आप 5 इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये जो V4 ओवर V3 है उसकी जगह आप V1 और V2 ले लेंगे। तो जब ये आप पुट करते हैं तो आपने इक्वेशन को थोड़ा सा रिवर्ट करना है, तो ये क्या बनेगा, W इज इक्वल टू R T2 नेचुरल लॉग V2 और V1 माइनस R T1 नेचुरल लॉग V2 और V1। ये रिवर्स करने का मकसद ये है कि दोनों जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल हो जाएं। तो यहाँ V1 नीचे लाना था और V2 ऊपर लाना था, तो हमने रिवर्स कर दिया, तो साइन भी आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो V2 और V1 दोनों में कॉमन है, तो साइड पर ले जाएं, तो W इज इक्वल टू R T2 माइनस T1, R भी कॉमन है तो बाहर निकाल लें, तो T2 माइनस T1 आ जाएगा। फिर नेचुरल ऑफ V2 और V1, दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर 7। और अगर आप देखें तो हमने पहले भी एक इसे एक्सप्रेशन को, हीट के एक्सप्रेशन को भी डिराइव किया था, दैट इज़ Q2 इज इक्वल टू R T2 नेचुरल ऑफ V2 और V1। ये क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगी। तो 7 को 8 से आप डिवाइड करें तो आपके पास W के नीचे आ जाएगा Q2 और इसके नीचे आ जाएगा ये, तो ये R और R कैंसिल हो जाएंगे, और नेचुरल ऑफ V2 ओवर V1 भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा T2 माइनस T1 ओवर T2। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 9। इक्वेशन नंबर 9 हमें इंजन की एफिशिएंसी के बारे में बताती है अकॉर्डिंग टू द कार्नोट साइकिल, और इस इक्वेशन के मुताबिक जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की डिपेंड करती है ओनली ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। सो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को अगर देखा जाए T2 माइनस T1 ओवर T2, तो ये वैल्यू लेस देन यूनिटी होती है। सो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी। सो अगर आपने एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप सोर्स और सिंक के दरमियान जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसको बढ़ाएंगे, तो आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्नोट साइकिल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सैम्पल प्रॉब्लम आप देख लें कि हीट सप्लाई टू अ इंजन इज़ 2000 किलो कैलोरीज। हाउ मच यूजफुल वर्क कैन बी डन बाय द इंजन विच वर्क्स बिटवीन 25 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट आपको बता दी है, टेम्परेचर आपको दोनों दे दी हैं, पहला T1 दूसरा T2, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप 273 ऐड करेंगे। W एक्सप्रेशन अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 का, उसको साइड पर रहने दें, और Q2 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद 335.5 किलो जॉल एनर्जी की वर्क डन की वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है। इस तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 120 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एफिशिएंसी के लिए अभी आपने देखा, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, दैट इज़ T2 माइनस T1 ओवर T2। तो T1 आपके पास मौजूद है, उसमें 273 ऐड कीजिए, इसी तरह T1 भी मौजूद है, T2 भी मौजूद है, तो आप वो उससे भी पुट करके इस डायरेक्ट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ इंजन मिल जाएगी, दैट इज़ इन दैट केस इज़ 19.08%। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।